ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, कितनी जरूरत है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस या ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ। कुछ लोग तो कहते हैं बंदे मुट्ठी लाख की और खुली तो बाबा खाक की। दीपक जी, ट्रांसपेरेंसी के बिना तो बेईमानी। अपने आप को अगर छुपाना है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं कर सकते। जैसे कि अभी तक सीएजी रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखी लोगों को? सीएजी रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखी? सीएजी रिपोर्ट्स में तो आपके पास सारी हकीकत है कि आपने पब्लिक मनी को कैसे इस्तेमाल किया। आपने चूंकि सीएजी रिपोर्ट की बात उठाई तो इसका टेबल ना हो पाना, क्या मानती हैं आप पिछले सरकार की एक तरह से बेईमानी थी, नीयत साफ नहीं थी? क्योंकि शायद वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो सीएजी कौन नहीं रखता है। ऑडिट से कौन डरता है? ऑडिट से कौन डरता है अगर उसने कुछ छिपाया हुआ हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अन्ना आंदोलन के बाद जब अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब क्या शॉक हुई थी? तो मैं समझती हूँ हमने 10 साल अनफॉर्चुनेटली बहुत धोखा देखा। क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब खत्म है? उन लोगों के लिए क्या कहेंगी जिन्होंने कहा लाल बत्ती नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, फिर बड़े बड़े काफिले में चलने लगे? तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया। समय बड़ा बलवान होता है, मेरी माँ कहा समय बलवान, समय बहुत बलवान है, समय से डरना चाहिए। चलते चलते अपने पुराने साथी जो आपके अन्ना आंदोलन के थे, जो अब आम आदमी पार्टी चला रहे हैं, उनके लिए कोई समझाइश देना चाहेंगी, कोई सलाह देनी चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगी मैम? वो समझदार है कि गलती कहाँ हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप पब्लिक उन पर दोबारा कभी विश्वास कर पाएगी? जब आपने शराब घोटाला और शीश महल घोटाले के बारे में सुना तो आपको क्या लगा कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई ऐसा कर सकते हैं? तो जी, शक की बात ही नहीं थी। सबूत बार बार कचहरी में आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आपको विशेष मेहमानों से मिलाता हूं। ऐसी एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ है। वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक हर शख्स इनको जानता है। ये पौंडीचेरी की उपराज्यपाल रही हैं। इससे पहले कई आंदोलन में उन्होंने सक्रिय तौर पर भाग लिया और भारतीय पुलिस सेवा की एक विशिष्ट अधिकारियों में से एक रही हैं। तिहाड़ जेल जिसके नाम से कैदी कांपते हैं, उसके रिफॉर्म्स के लिए भी जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर किरण बेदी जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैंने आपका पूरा पढ़ा, गवर्नेंस को लेकर आपने डायमंड पॉकेट बुक्स में जो पढ़ा, मैंने आपका जो लगभग 27 पेज का वो पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ा। और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से गवर्नेंस यानी प्रशासन के क्या मायने हैं और क्या है गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस ये है जो कि पीपल सेंट्रिक है। आप जिस पर्पस के लिए प्रशासन करने आए हैं वो पर्पस है लोगों की वेलफेयर, लोगों का विकास, एरिया की डेवलपमेंट। तो और जो कमियां हैं वो दूर करनी, और पैसे की बहुत जबरदस्त जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी, और ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय रहे, अकाउंटेबल रहे, एम्पावर करे लोगों को, लोगों से बातचीत करे। ये है गवर्नेंस, जिसमें गवर्नेंस में ये है कि प्रशासन सही तरीके से चले और लोगों को ईज ऑफ लिविंग आसान हो जाए, उनका जीना आसान हो जाए, उनको पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, सुरक्षा, ये सही समय से हर चीज उनको मिलती रहे। और उनके साथ प्रशासन का मतलब है कि जिनको आपने चुन के भेजा या जिसकी टैक्स पे से आपने अपॉइंटमेंट हुई वो अवेलेबल है आपके लिए। आप उनको अपनी बातचीत कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, उनकी सुनवाई हो सकती है। उनको विश्वास होना चाहिए कि अगर हम अपने चुने हुए लोगों के पास जाए या जो लोग अपॉइंटेड हैं, जिनको हम टैक्स पे करके जिनको सैलरी देते हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल हैं, वो दिखते हैं, वो पहचाने जाते और चरित्रवान हो, जो कहते हैं वो करते हैं। इसको गवर्नेंस कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। आपने इस मॉडल में, गवर्नेंस के मॉडल में बहुत जोर दिया टू वे कम्युनिकेशन। उसमें आपने ये भी बताया कि आप लोगों से डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं। उसने भी बताया कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल साधन उपलब्ध हैं, चाहे आप चिट्ठी पत्री लिख दें, चाहे आप ईमेल से संपर्क कर लें, आप एसएमएस के साथ संपर्क कर लें, या आप जो स्कीम से उसकी हेल्पलाइन नंबर पे आ जाए। आपको लगता है कि आजकल के नेता इस टू वे कम्युनिकेशन को यानी दो तरफा संवाद पे बिलीव करते हैं? कई करते हैं और कई नहीं करते। कई डिपार्टमेंट्स करते हैं और कई डिपार्टमेंट्स नहीं करते हैं। और प्रशासन का मतलब है सभी डिपार्टमेंट्स
सही रास्ते पे चले, सही डिपार्टमेंट्स डिलीवर करें। नहीं तो उस डिपार्टमेंट का होना जरूरी क्या है? अगर वो डिपार्टमेंट, ये एक ऑर्गेनिक होल है। गवर्नमेंट जो है एक ह्यूमन बॉडी जैसे है। अगर दिमाग बीमार है तो आपकी बॉडी भी बीमार है। अगर आपको कहीं कहीं पेन है कहीं, तो आप तंदुरुस्त नहीं है। ये ऑर्गेनिक होल है। ऑर्गेनिक होल में सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जब तक हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेवारी ना निभाए तो प्रशासन हेल्दी नहीं होता है। इसलिए कोई चुने, कोई बोले, कोई मिले या ना मिले, कोई सुने या ना सुने, कोई काम करे या ना करे, कोई बेईमान हो कोई ईमानदार हो, तो फिर ऑर्गेनिक होल नहीं होती। और जो ह्यूमन बॉडी, जो कि गवर्नमेंट की ह्यूमन बॉडी है, ये बिल्कुल आप हमारी जैसी हमारी, कहीं दर्द होती है तो आप हेल्दी नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनिक होल, इसलिए हर डिपार्टमेंट को दुरुस्त काम करना पड़ता है। होता क्या है कि कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए क्या करता है, एक टांग पे भी चलती है। आप भाग नहीं सकते, फिर आप मैनेज कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, हेल्दी स्पीड, वो हेल्दी स्पीड नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि टू वे कम्युनिकेशन कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। टेस्ट ऑफ द गवर्नेंस ये है कि सभी, जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री जी की स्कीम कॉल गति शक्ति। गति शक्ति का मतलब क्या था? गति शक्ति का मतलब था कि जो की पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट्स है, ताकि वो एक ब्लॉकचेन जैसे काम करे, और सिर्फ ये नहीं करे कि वो रुकी रहे। अब मिलके काम करो, मिलके। इसलिए डैशबोर्ड भी बनवाए गए, डैशबोर्ड बनाए गए और गति शक्ति। जिस प्रशासन में डैशबोर्ड बनाए गए, गति शक्ति, और वो चले और उससे समय भी बचे। मेरे व्यू में ये है, कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। टेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ये है कि सारे डिपार्टमेंट, जैसे परिवार, एक तो दुरुस्त परिवार वो होता है जहां हर परिवार का हर सदस्य एक अलाइनमेंट से काम करता है, सबका देखभाल करता है, इज्जत प्यार करता है, तो वो सुखी परिवार होता है। सुखी प्रशासन का मतलब यह है कि हर डिपार्टमेंट, उसका हर अंग, वो अपनी अपनी अपना रोल प्ले करे। डॉक्टर बैदी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका ये पूरा प्रेजेंटेशन है जहाँ आपने कहा कि स्वैट एनालिसिस की भी बात होनी चाहिए गवर्नेंस के लिए, आपने फीडबैक सिस्टम की भी बात की, आपने बताया कि किस तरह से गवर्नेंस में कई तरह पे चैलेंजेस आते हैं, आपने ये भी बात करी कि 4:30 बजे उठ के है जो है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए प्राणायाम किस तरीके से जरूरी है, और किस तरह से जब आपका फिट मन होगा, फिट तन होगा, तभी आप कंटिन्यूटी के साथ काम कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि आपका ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा थॉट प्रोसेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। क्या मैं सही हूँ? क्यों नहीं, वो तो आज दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी करेक्ट क्लैरिटी और क्लियर नियत से काम करते हैं। एक तो क्लैरिटी है और कई नियत है सबसे, और दूरंदेशी है। आज ही के वो अभी 225 की बात नहीं कर रहे, वो 247 की बात कर रहे हैं। तो इसलिए दूरंदेशी की बात करते हैं, और हर एक को कहते हैं दूर का सोचो। आपका तो काम करो, लेकिन साथ साथ दूरंदेशी करो, क्योंकि आपने सब कुछ अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए जाना है, आना है और जाना है। लेकिन आप दूरंदेशी, तो इसलिए मैं ही नहीं प्रभावित, उससे सारे देश को लाभ मिल रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को देखा है। जब मैं 2016 से मुझे जब जिम्मेवारी मिली थी, तो उनकी एक के बाद दूसरी, और कोविड के टाइम पर जबकि प्रशासन खड़ा हो सकता था, चिंतित हो सकता था, बीमार हो सकता था और परेशान हो सकता था, एक के बाद एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आई। कभी वो एजुकेशन से है, कभी हेल्थ से है, कभी टेक्नोलॉजी से है, कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से है, टूरिज्म में है, कोई चीज नहीं छोड़ी, उसमें आती रही। जिसमें कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब था या तो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करेगी, या डिपेंड करता है स्टेट का, वो 90% करेगी, कहीं 10% करेगी, या 60%, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये है नियम इसको। लेकिन आपने स्वॉट एनालिसिस का इंपॉर्टेंट बात की। ये तो पहली बात चीज की थी जब मैं पौंडीचेरी की जिम्मेवारी मुझे जब मिली थी, तो मैं ऑफिसर्स को नहीं जानती थी, मुझे नहीं जानते थे कि उनकी ताकत क्या है, उनकी उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने सबसे पहले एक खाली कागज उनको दिया था कि अपना नाम मत लिखिए, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, अपनी वीकनेसेस बताइए, अपनी अपॉर्चुनिटीज आप क्या महसूस करते हैं, पौंडीचेरी के लिए क्या है।
और थ्रेट्स कैसे महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी क्या है आप। तो आप मुझे अपना स्वॉट एनालिसिस दीजिए। उससे ये क्या हुआ कि मैंने नाम तो नहीं लिया, नाम ना पूछा ताकि वो बेधक होके लिख सके। उससे मुझे पता चल गया कौन कहाँ है, कौन कैसा सोचता है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी चुनौतियां कैसी है, वो वहां कहाँ थ्रेटन्ड महसूस करते हैं, कहाँ इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने बारे में या प्रशासन के बारे में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई नई जगह जाए गवर्नमेंट को, तो आप पुराने अफसरों को नहीं जानते, तो बेस्ट होता है कि आप स्वॉट एनालिसिस करें, अनोनिमस करें और कागज ले लें, और उसके बाद उसको एनालाइज करें, तो आपको पता चलेगा ट्रेंड क्या है सरकार का, तो ये किस रुचि में जा रहे हैं और मेरे लिए चुनौतियां क्या है। तो इन अ वे प्रशासक को अगर अपनी चुनौतियां जाननी है तो अपने स्टाफ को अपने से स्वॉट एनालिसिस करवाओ, और उसके बाद क्या करो, डिपार्टमेंट वाइज प्रेजेंटेशन करने लग जाओ। और प्रेजेंटेशन लेने से क्या होता है, आपको पता चल जाता है उनका स्वॉट क्या है। डिपार्टमेंट वाइज एक तो ओवरऑल स्वॉट, एक डिपार्टमेंट वाइज स्वॉट जब लेने जब जे उसके बाद आप फिर 3 महीने का फिर से मीटिंग करो। आपने 3 महीने पहले अपना स्वॉट दिया, अब आपने 3 महीने में अपनी कमजोरियां कैसे कम की, स्ट्रेंथ्स को कैसे कायम रखा, अपॉर्चुनिटीज का कैसे फायदा उठाया, और किन चीजों में असुरक्षता महसूस उसको डील कैसे किया। तो ऐसे क्या है, इसका मतलब हर डिपार्टमेंट प्रगति की तरफ चलता है। और उसके ज्यादा जब हर डिपार्टमेंट करता है, जैसे बॉडी का हर अंग हेल्दी हो जाता है, तो सारा प्रशासन हेल्दी हो जाता है। नहीं तो कहीं बीमार, और कहीं जुकाम, और कहीं सर्जरी, कहीं एम्पुटेशन, कहीं, तो फिर इसी में इसी इलाज में ही लगे रहते हैं। दैट मीन्स आप रिएक्शन में ही लेते हैं, प्रिवेंशन नहीं करते। वे गुड गुड गवर्नेंसेस जो अपनी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करें और उन्हीं को ट्रीट करें जो कि बिल्कुल ही इन जैसे क्लाइमेट चेंज में इनवेरेबल है, आप आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसके लिए सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट का रेडी रखें ताकि आप रिस्पॉन्ड कर सकें। सो प्रिवेंशन भी करें और रिस्पॉन्ड भी करें। बिल्कुल सही कहा मैम। और मेरे खाटी हिंदी दर्शक जो शायद स्वॉट को ना समझे, मैं उनको बता दूं, स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद स्पेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। एंड थ्रेट्स। ये चारों चीज को एंड हम थ्रेट्स एनालाइज एंड करके थ्रेट्स अपनी वस्तु यस। स्थिति को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चाहे आप एक छोटा सा काम कर रहे हो या छोटी सी चाय की दुकान भी खोल रहे हैं, अगर इन चार पैरामीटर्स पर आप देखेंगे तो आपको अपनी चीजें बहुत आसानी से समझ आ जैसे जाएंगी। मान ली चाय की दुकान है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको चाय अच्छी बनानी आती है, जी ये उसकी स्ट्रेंथ। दूसरा उसकी वीकनेस क्या है, उसका पूरा धन नहीं है, या तीसरा उसके बाद दुकान नहीं है। जी। ठीक है, थ्रेट क्या है कि कोई आ जाएगा हटा देगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके हटा देगी, ये थ्रेट है उसका। सो अगर वो अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरियों को और अपनी ताकतों को और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ मार्केट है, यहाँ लोगों को चाहिए, अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहां स्टूडेंट है या कॉलेज है या अस्पताल है, हर एक को चाय चाहिए, आती भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन थ्रेट ये है उस पर दुकान नहीं है, तो क्या रेडी लगाएगा, कोई रेडी हटा देगा या दुकान हटा देगा। तो इसलिए दिस इज द वे, अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली आप तैयार करो। और आप इस लीडरशिप को समझना चाहते हैं तो डायमंड पॉकेट बुक्स ने मैम की किताब छापी है, उसको लीजिए और उसको पढ़िए। मैडम एक बात और करना चाहूंगा आपसे, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, कितनी जरूरत है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस या ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ? कुछ लोग तो कहते हैं बंदे मुट्ठी लाख की और खुली तो बाबा खाक की। दीपक जी, ट्रांसपेरेंसी के बिना तो बेईमानी, अपने आप को अगर छुपाना है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं कर सकते। जैसे कि अभी तक सीएजी रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखी लोगों को, सीएजी रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखी, सीएजी रिपोर्ट्स में तो आपके पास सारी हकीकत है कि आपने पब्लिक मनी को कैसे इस्तेमाल किया, टैक्स पेयर मनी को कैसे यूज किया। और ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो आपको जब आप एक्सपोज कर, जब इसकी आप टेबल पे रखते हैं पार्लियामेंट में या पब्लिक करते हैं, तो लोगों को समझ आ जाती है कि आपने टैक्स मनी को, पब्लिक मनी को कैसे यूज किया। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और उसके बाद आपने सही ठीक किया, बड़ा अच्छा, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसको करेक्ट, आपको जवाब देने का मौका मिलता है। ट्रांसपेरेंसी, सीएजी रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट का ये नहीं मतलब है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन पे आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है, लेकिन उसके बाद एनालिसिस क्या करता है, उसके बाद या तो क्लोज हो जाता है या उसके आगे कार्रवाई जो होनी है वो कोई सिविल रिकवरी भी होती है, क्रिमिनल एक्शन भी होता है। सो ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। जो सरकारी पैसा है या डिसीजन है, आपने किस बेसिस पे ली, लोगों को राइट है
आफ्टर ऑल लोगों ने आपको चुना, लोगों ने आपको अपॉइंट किया, लोगों ने आपकी तनख्वाहों के लिए टैक्स पे की, लोगों पीपल हैव अ राइट टू नो आप काम कैसे करते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग कैसे हुई है, और ये पैसा बजट कैसे लगाओगे। आज की न्यूज बड़ी अच्छी है न्यूज। आज मैंने न्यूज में बहुत खुश उस न्यूज को जिसमें इन्होंने कहा है, सरकार ने आदेश दिया है कि किसी डिपार्टमेंट ने अगर 1 करोड़ से ज्यादा कुछ चीजों को छोड़ के अगर आपने उस पर खर्चा करना है तो आप फाइनेंशियल बजट डिपार्टमेंट पे क्लैरिफिकेशन करें कि आप ये 1 करोड़ क्यों खर्च रहे हैं, क्या आपके बजट में प्रोविजन है। ये तो नहीं उधार ले रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं लेकिन आपका बजट नहीं है, उधार ले रहे हैं आप, तो बजट ये जो 1 करोड़ से ज्यादा ले रहे हैं ये किस जस्टिफिकेशन है, मनी है या नहीं है, ये अर्जेंसी क्या है, इमरजेंसी क्या है, ताकि बजट मॉनिटर कर सके कि हम अपने बजट के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, और डिपार्टमेंट भी अपने बजट के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। सो आई वुड से पब्लिक मनी, खासकर पॉलिसी मेकिंग, ये चीजें ये विश्वास पैदा करती है। सरकार में अगर आपने विश्वास पैदा करना है, ट्रस्ट पैदा करना है, तो ट्रांसपेरेंसी ही आंसर। और ट्रांसपेरेंसी एक और मतलब है आपस में विजिबिलिटी करना। सरकार दिखनी चाहिए, सरकार दिखनी चाहिए, अफसर दिखने चाहिए, लोग दिखने चाहिए, एरिया में मिलने चाहिए, टाउन हॉल मीटिंग्स होनी चाहिए, एरिया वाइज मीटिंग होनी चाहिए, ताकि लोगों की आप बात सुन सके। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। लोग आपसे पूछ सके कि आपने ये क्यों किया, आप उसका जवाब दे सके, हो सकता है आपको नया आइडिया मिल जाए। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ धन की नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी अब कर्म की भी होती है कि आप दिखें, लोगों को मिलने का समय रखें जिसमें आप लोगों को, उनको पता हो कि इस दिन हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, ये टाइम पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टोकन लूं और मुझे मिलने का मौका मिलेगा। इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। सो इसके मतलब सिर्फ वो इकट्ठे करने के लिए नहीं, हमें वोट देने के लिए नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये जब आप की इलेक्शन के नजदीक आ गए तब आप जगह जगह जा रहे हो, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये तो इलेक्शनियरिंग है। लेकिन असली ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस तब है जब आप नॉर्मल टाइम पर, जब आपको कोई वोट और अब नहीं चाहिए, लेकिन आप जिम्मेवारी ले चुके हैं पब्लिक से, अब आप मिलते हैं कि लोगों से, बात सुनते हैं, उनकी बात की कदर करते हैं, उनकी एप्लीकेशन लेते हैं, उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल करते हैं, उनके पैसा की कदर करते हैं और पॉलिसी की जिम्मेवारी लेते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं और करेक्शन करने के लिए तैयार है। मान लीजिए आपने गलती नहीं की, लेकिन आप अपने विचार को बदल सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, आपने कहा कर्म की ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, नियत की ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और पब्लिक मनी की ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तीनों पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है। आपने चूंकि सीएजी रिपोर्ट की बात उठाई, तो इसका टेबल ना हो पाना, क्या मानती हैं आप, पिछले सरकार की एक तरह से बेईमानी थी, नियत साफ नहीं थी? क्योंकि शायद वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो सीएजी कौन नहीं रखता है, ऑडिट से कौन डरता है, ऑडिट से कौन डरता है। अगर उसने कुछ छिपाया हुआ हो या वो पकड़े जाए हो, उनको समझ आ गई हो कि हमारी पकड़ी जाएगी बात, हमने गलतियां की हुई है, एरर्स, और अगर पब्लिक कर देते हो तो सारी पब्लिक को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। जैसे हमको पहले 2 रिपोर्ट्स अभी तक आ चुकी, दोनों रिपोर्ट्स में पता चल गया कि अभी तक क्या हुआ है, तो अब पब्लिक में चर्चा शुरू हो गई। आप एविडेंस बेस्ड ऑडिट भी ये जिम्मेवारी है, ऑडिट ये नहीं अपनी मर्जी से जो मर्जी करते। ऑडिट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स लेना, रिकॉर्ड्स देखना, बजट देखना, पॉलिसी देखना, प्रोसेस देखना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखना, रेजोल्यूशंस देखना, तब जाके फैसला करते हैं। तो ऑडिट को भी एक तरीका है। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंट जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखते हैं वो पब्लिक हो जाती, तब तक नहीं पब्लिक होती, और एक बार पब्लिक हो जाए तो लोग जान जाते हैं। अब लोग जवाबदेही मांगते हैं आपसे, तो अब आप जवाबदेही से अगर भागोगे, जवाबदेही नहीं चाहते हो, तो फिर आप क्यों रखोगे पटन पे, क्योंकि वो चीज नहीं तो पब्लिक जितनी देर ढकी रही, ढक सकते थे, उन्होंने ढकने की कोशिश की। तो अगर किसी के मन में कुछ खोट है, वो छिपाना चाहता है, तो वो नहीं करेगा पब्लिक इन रिपोर्ट्स को। और अगर किसी को कुछ डरना नहीं, किसी बात से करना नहीं, तो आप करो। मैं पुलिस ट्रेनिंग कमिश्नर की, जॉइंट कमिश्नर थी ट्रेनिंग की, आपको पता है मैंने खुद अपने फाइनेंशियल असिस्टेंट को बुलाया, एक बारी नहीं 2 बारी, कि मेरा ऑडिट करो, क्योंकि मुझे पास फंडिंग मिली थी, ट्रेनिंग की बहुत अच्छी फंडिंग मिली थी। मुझे ये डर था कि कोई ईर्ष्या करने से कोई अफवाह फालतू मत उड़ाए, तो मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बारी नहीं
6 महीने के बाद उनको बोलती थी, शर्मा जी आओ मेरा ऑडिट करो और मुझे आकर बताओ कि क्या मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ये तो सो आप इसलिए जस्ट करती थी क्योंकि आप ईमानदार हैं, बाकी लोग इसलिए दीपक नहीं करते क्योंकि बाकी लोग बेईमान हैं। और दीपक जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दिन आया और वो रिपोर्ट की कॉपी मैंने फॉर्चुनेटली अपने पास बचा के रखी। आप हैरान होंगे, वही हुआ जो मेरी आशंका थी। मेरे मेरे खिलाफ कोई बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट एक पोस्टिंग आ गई विदेश से, और कोई किसी को ईर्ष्या हुई, उसे जान के एक अखबार वाले को कह दिया किरण ने ना इस वक्त ये गलती की थी, ऑडिट ऑब्जेक्शन भी हुआ था। कैन यू बिलीव इट? ताकि और वो पब्लिक न्यूज हो जाए, ताकि मेरी विदेश विदेश की जो पोस्टिंग है वो कहीं ना कहीं डाउट में आ जाए। कैन यू बिलीव इट? आप में ही मीडिया वाले, वो लोग जिसको उनको बताया गया, ये हकीकत है जी। वो आया मेरे पास, कहता है मैडम आपके खिलाफ ये आया है, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तो वो उस अफसर ने ये कहा कि तुम छाप दो, ये न्यूज है। मेरे पास छपने आया, आपको पता है जब मैंने उसको ऑडिट रिपोर्ट दिखाई, कहता है वाकई में अगर ये नहीं होती तो ये एक तरफी न्यूज जा सकती थी। सो मैं ये कह रही हूं कि जब आप खूब पैसे से डील करते हो ना, खुद ऑडिट करवाओ, और ऑडिट की रिपोर्ट की अगर उसको गाइडेंस मांग लो कि कोई कमी है तो अभी बता दो, और उसका अगर कोई रिकॉर्ड रख सकते हो तो रखो अपने पास, पता नहीं कब आपकी जरूरत हो। सो अगर आप जितना ही ईमानदार और साफ दिल के होंगे, आप अपनी प्रिकॉशंस भी लेंगे और अपने आप को ऑडिट कराएंगे। मैम आप खुद दिल्ली से आती हैं, आपकी पूरी सर्विस दिल्ली में हुई, दिल्ली के हर गली नुक्कड़ कॉर्नर को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। पिछले 10 साल में जिस तरह की गवर्नेंस दिल्ली के अंदर हुई, आप कैसे देखती हैं? टूटी हुई गवर्नेंस थी, कोऑर्डिनेटेड नहीं थी, विश्वास नहीं था, कांटेक्ट नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, मिसबिहेवियर भी था, रूड बिहेवियर भी था, मारकुटाई भी थी, और बहुत कुछ चीजें छिपाई जा रही थी, और झूठ बहुत ज्यादा बोला जा रहा था, क्योंकि एक तरफ यहाँ और एक तरफ वहां। तो मैं अभी भी जब भी लोगों को मिलती हूँ, वो बताते हैं अपने बिहेवियर के बारे में कि उन्होंने कितना मिसबिहेवियर भी देखा। अनफॉर्चुनेटली अभी भी बोलते हैं, ऐसी बात शुरू हो जाती है बिना पूछे, तो वो अक्सर बोलते हैं कि उनके साथ मिसबिहेव भी किया गया। और आपको याद है एक केस हुआ था, चीफ सेक्रेटरी की मारकुटाई हुई थी जी हाँ सीएम बिल्कुल, के घर अंशु में। प्रकाश। एब्सोल्युटली, वो एक वो बिल्कुल हकीकत थी। वो मुझे बताया गया कि किस तरीके से उसको कई इलेक्टेड एमएलए के बीच में बैठाया गया और किस तरीके से पिटाई हुई उसकी, किस तरीके से पिटाई, वो कैसे बच के निकला। और ये तो निकल गया, ये तो पारदर्शी हो गया। लेकिन और मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा कोई किताब लिखेगा किस अफसर के साथ कैसा मिसबिहेवियर हुआ, क्योंकि जिस अफसर को मिले वो कहता था मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ, और कहते थे फाइलें भी फेंकी जाती थी, ऐसे फाइलें भी फेंकी जाती थी। तो मैंने बोला कोई लिखेगा, कोई डॉक्यूमेंट करेगा, किसी का हिम्मत है अपनी अपनी बात बताने की, चलिए नाम बताइए, नहीं, लेकिन किस तरीके का मिसबिहेवियर हुआ, क्योंकि प्रशासन में ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, और लेसन लर्न होना चाहिए कि ऐसा बिहेवियर मिसबिहेवियर मत करो, इसको प्रशासन नहीं कहते। लेकिन मत बताइए कि जिस अफसर के मुंह पे ऐसे फाइल फेंकी जाएगी, या उसके खिलाफ ऐसा बोला जाएगा, या दुर्व्यवहार किया जाएगा, वो काम क्या करेगा ये बताइए? वो काम क्या करेगा? वो अपने दिन गिनेगा हमेशा और कहेगा मैं बच के करूं, करूं या ना करूं, किसके पास जाऊं, और वो फिर मिनिमम, इसको कहते हैं मिनिमम परफॉर्मेंस। तो नुकसान किसका है? पब्लिक का। सो मैं ये कहूंगी कि मैं किसी के कह नहीं, मैं कह रही हूँ ये डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है कि पिछले 10 साल में सिविल सर्विसेज में ऑफिसर्स के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये डॉक्यूमेंटेशन का स्कोप है, ये रिसर्च है, लेसन लर्न है कि इसको प्रशासन नहीं कहते। प्रशासन ये ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज ही काम करना बंद कर दें, या डर डर के करें, या छिप छिप के करें, या कभी कुछ करें कहीं ना करें, तो फिर आपका प्रशासन तो बिल्कुल ही डिक्लाइन पे जाएगा और लोगों को सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। मैम मैंने अन्ना आंदोलन भी कवर किया था और आपके जो झंडा आप लहराती थी उससे बड़ा इंस्पायर भी हुआ था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे परमिशन लेके। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अन्ना आंदोलन के बाद जब अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो आप क्या शॉक्ड हुई थी? आपको लगा कि ये क्या हो गया, या आपको लगा कि शायद ये तो होना ही था, क्योंकि आप राजनीति में नहीं गए, वो तमाम लोग राजनीति में चले गए, एक नई पार्टी बना ली? मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही जबरदस्त, उसने अपनी बहुत कमाई हुई अपॉर्चुनिटी, जो अन्ना हजारे में एक मूवमेंट चली थी अगेंस्ट करप्शन,
बहुत बड़ी भगवान की देन थी, अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एक देश की आवाज उठी थी करप्शन के खिलाफ, और उसका उसने रास्ता ले लिया कि मैं उसका ठेकेदार बनूंगा। मैंने सोचा इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं होगा। उसको समझ ही नहीं आई कि उसको बैठे सभी की सामूहिक मेहनत से उसको एक देन मिली थी सेवा की, और वो कहता भी था मैं सेवा करूंगा, वो भूल गया। ये दुर्भाग्य की बात है। देखो, हर भगवान कई लोगों को की झोली में कुछ डाल देता है। कुछ तो उसको पहचान लेते हैं कि उसकी ब्लेसिंग है, और कुछ सोचते हैं अरे ये तो मैं, अब ये क्या है, अब तो भगवान को समझे, भगवान कहाँ है? अब कहाँ भगवान, ये तो मैं। अब मैं जब आ जाए आप में, तो फिर वो भगवान छीन लेता है और वापस ले लेता है। प्रॉब्लम ये है। सो मैंने ये देखा है कि उसको तो एक सामूहिक आवाज देश की मिली थी कि चलो, और वो खुद कह रहा था मैं लेके चलूंगा, लेकिन वह भूल गया कि तो ईश्वरी कलेक्टिव सामूहिक देन थी, और वो सोच गया वो उसी की है, उसी की है। इसकी वजह से कई साथी उसके छूट के चले गए, क्योंकि अहम आ गया, ईगो आ गया, बहुत जबरदस्त जबरदस्त सेल्फ गलत इंप्रेशन बढ़ गया कि अब मैं हूं और कोई नहीं। तो किस किस तरह से एक शब्द इस्तेमाल कर, और सबसे ज्यादा रोज पब्लिसिटी पर पैसा खर्चना, रोज पब्लिसिटी पर पैसा खर्चना। ये पब्लिक मनी थी, हर चीज पे पब्लिसिटी, हर चीज पे, चाहे वो थ्री व्हीलर है उसके पीछे भी, बस है तो उसके पीछे भी, अखबार है तो उसके ऊपर भी, टेलीविजन है तो उसके पे भी, हर चैनल पे। तो और पैसा किसका? और यही पर पटाई हुई थी चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मैं सर, इतना पैसा पब्लिसिटी का वो क्लियर नहीं हो पा रहा, इसी की पिटाई होती, इसके रीजन पे पिटाई हुई थी कि क्यों नहीं होगा। सो आई थिंक इसको प्रशासन नहीं कहते। तो मैं ये कहती हूँ वो भूल गया कि बड़ी तपस्या से, आपको पता है वो आंदोलन जो था, अगस्त जुलाई अगस्त के महीने था, बड़ी घुम्मस थी, बड़ी गर्मी भी थी। उन दिनों में अन्ना बैठते थे बेचारे हड़ताल पे, हम भी वहां बैठते थे, पंखा भी नहीं कई बार होता था। बहुत आसान नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन जिस तरीके से डिस्कम्फर्ट से एक, और उसके बाद फायदा भी हुआ, एक आवाज उठी, और करप्शन के ऊपर आवाज उठी, और देखो गवर्नेंस में परिवर्तन आया, और लोगों ने वोट किया इस विश्वास पे, अब ईमानदारी का ही प्रशासन होगा। अब धोखा हुआ, मैं समझती हूँ लोगों के साथ बड़ा जबरदस्त धोखा हुआ, जो कि समझ में 10 साल का धोखा बड़ा महंगा पड़ा, बहुत महंगा, क्योंकि कोलैप्स, सर्विसेज सारी कोलैप्स कर गई, ऑफिसर्स भी कोलैप्स कर गए, ऑफिसर्स भी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई जुट नहीं था, कोई यूनिटी नहीं थी, कोई कॉमन पर्पस नहीं था, पब्लिक सर्विस एंगल नहीं था, करप्शन ही करप्शन, शिकायत ही शिकायत, झूठ ही झूठ, फाइल्स ही घूमना। आई थिंक बहुत कुछ नुकसान हुआ प्रशासन में, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ वो पिछले साल में, और सर्विसेज का तो नुकसान हुआ ही, क्योंकि जब कोई सर्विस काम ही ना करे ग्राउंड में, ग्राउंड में काम नहीं होगा तो सर्विस में क्या, ऊपर से जो मर्जी आप पॉलिसीज अनाउंस करो, हकीकत पे आम व्यक्ति को वो सुविधा ना मिले, तो फिर वो एक धोखा है। सो मैं समझती हूँ हमने 10 साल अनफॉर्चुनेटली बहुत धोखा देखा है, और बहुत जबरदस्त काम है इस वक्त प्रशासन के साथ, बहुत जबरदस्त। 10 साल की रिकवरी कुछ छोटी रिकवरी नहीं है, छोटी रिकवरी नहीं है। इनको हर दिन अब तपस्या और मेहनत करनी पड़ेगी, और एक को भी गलती नहीं करनी पड़ेगी जो गलती हो चुकी। अब ये प्रण होना चाहिए, गलतियां जो हो चुकी, उनका हिसाब किताब अलग, लेकिन उसका हिसाब किताब में ही समय मत बताएं, उसका हिसाब किताब तो लेना ही पड़ रहा है, कुदरत लेती है, लेकिन खुद वो इनमें से एक भी गलती, अहम की, ईगो की, प्राइड की, सेल्फ सेंटर्डनेस की, लोगों से दूर हो जाने की, धोखे देने की, झूठ बोलने की, धोखा नहीं ना करें, गलती मत करें। अब लोग बहुत तंग आ गए, 10 साल बहुत तंग आए। आपने कहा 10 साल बहुत तंग आया, आपने कहा धोखा भी हुआ। मैं मानता हूं दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ, मैं आपके परसेप्शन से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन ये भी जानना चाहता हूं एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जिसने दिल्ली को इतने बेहतर ढंग से समझा है, जो अन्ना आंदोलन की पार्ट रही है, क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब खत्म है? ये मैं नहीं कह सकती, भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकती, ईश्वर की जो कुदरत को मंजूर मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त ये है कि आज हम अब ऐसे हाथों में आ गए जिस पर विश्वास पैदा होना शुरू हो गया है। अब इन्होंने कहां तक विश्वास बनाना है, अब इनके कर्मों पर ही डिपेंड करता है।
तो हम तो अब एज ए दिल्लीite ये कहूंगी, अब ये प्रार्थना करते हैं, अब ऐसा काम कर दिखाएं जो आप कह के आए। जो आप कह के आए उसमें केंद्र सरकार भी है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, दोनों है। अब जो कह के आए हैं और ऊपर से प्रधानमंत्री जी से लेके लास्ट एमएलए तक ने ये प्रॉमिस किया है कि अब हम दिल्ली को असली राजधानी, सुंदर स्वच्छ, सेफ, ईमानदारी और स्वच्छ और साथ में तंदुरुस्त राजधानी बनाएंगे। सो मैं समझती हूँ ये विश्वासन ऊपर से लेके नीचे तक जो आ चुका है। अब हम लोग सभी ये देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं, मैं भी जब जाती हूँ कूड़ा हटा के नहीं, अब मैं जब सड़क पर जाती हूँ मैं अपने आप को देख पूछती हूँ, अरे कूड़ा हटा नहीं, यहाँ पर अभी भी सफाई क्यों है नहीं है, कौन किसने काम नहीं किया, अभी भी मैं देखती हूँ, वो शुरू हो जाना चाहिए ऑलरेडी। एक रेवोल्यूशनरी तरीके से काम हो जाना चाहिए हर डिपार्टमेंट से, हर वर्ग से, हर एम्प्लॉय से, और एक मैसेज आना चाहिए सबको लिए, सभी को काम करना है ऊपर से लेके नीचे। इसमें कोई रैंक नहीं, कोई हायरार्की नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबका काम बहुत कीमती है और उसको कीमत समझ के काम कर। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने आपका जो प्रेजेंटेशन उसमें देखा, उसमें आपका एक सहायक जो है वो आपकी रेड बीकन हटा रहा है, रेड लाइट हटा रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि शायद सायरन से, या लगा आपको शायद क्या कि सायरन से लोग चौंक जाते हैं, लोगों की आम लाइफ में डिस्टर्ब होता है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगी जिन्होंने कहा लाल बत्ती नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, फिर बड़े बड़े काफिले में चलने लगे? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ जो अन्ना आंदोलन से निकली। तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया, उसका रिजल्ट सामने है, कहा कुछ करा कुछ, रिजल्ट तो देख लिया। तो समय की बात होती है, ये नतीजा कुदरत आपको रिजल्ट कब दे, समय की बात होती है। अगर आपने धोखा दिया तो समय की बात है कि उसका नतीजा आपको कब भुगतना पड़ेगा, जल्दी मिल जाएगा या दूर गए, ये तो कुदरत के हाथ में। मतलब आप कह रहे हैं कि वक्त का जो हथियार है या वक्त का जो हथौड़ा है वो सबसे ज्यादा, समय बड़ा बलवान होता है, मेरी माँ कहा समय करती। बलवान है, समय बहुत बलवान है, समय से डरना चाहिए। एक एक दिन जब आप सरकारी जिम्मेवारी ले, तो एक भी दिन आप उससे धोखा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा मैम। आगे के लिए क्या मैम, आपने एक बार चुनाव लड़ा, फिर आपने चुनावी राजनीति से हाथ जोड़ लिया, अब आगे क्या क्या सोच रही हैं? आप लिखती पढ़ती हैं, समाज को दिशा देती हैं, आगे नया क्या? मेरे पास बहुत कुछ करने को है, जितनी देर भगवान ईश्वर मुझे ताकत देगी, ऊर्जा देगी, समझ देगी, मैं अपना जो मैं जिन चीजों में विश्वास करती हूँ मैं आगे करती जाऊँ। जी, चलते चलते अपने पुराने साथी जो आपके अन्ना आंदोलन के थे, जो अब आम आदमी पार्टी चला रहे हैं, उनके लिए कोई समझाइश देना चाहेंगी, कोई सलाह देनी चाहेंगी, या कुछ कहना चाहेंगी मैम? वो समझदार है, वो मैं समझती हूँ उनको अपने आप ही समझ अपनी बढ़ानी है, खुद ही समझे कि गलती कहाँ हुई, और जब अगर ईश्वर दोबारा मौका देगा तो क्या नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पब्लिक उन पर दोबारा कभी विश्वास कर पाएगी? आपको क्या लगता है मैम, कर पाएगी? तमाम मालूम हालात नहीं, आपके सामने हैं। ये मालूम नहीं है। ये अब इस वक्त की जो सरकार है उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जब वो एकदम इतना जबरदस्त कंपैरिजन अगर दिखा देगी तो फिर इसी सरकार पर विश्वास रखेगी। सो द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि वो कितना विश्वास अपना बढ़ाती रहे, और इसमें से कोई एक भी गलती करे तो वो नहीं रहना चाहिए इस टीम का मेंबर। और अगर वो विश्वास कायम रखेंगी तो लोग रिस्क क्यों लेंगे, एक लोग रिस्क आखिरी क्यों चीज लेंगे? पूछना चाहता हूं मैम, जब आपने शराब घोटाला और शीश महल घोटाले के बारे में सुना, तो आपको क्या लगा कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई ऐसा कर सकते हैं? ये दो बड़े स्पेसिफिक इशू थे जो इन पूरे चुनाव में चले, आपको भी पता है, एट द बैक ऑफ एवरी इंडियन माइंड। मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करता, ये दोनों दीपक घोटाले। जी, शक की बात ही नहीं थी, सबूत बार बार कचहरी में आ रहा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो कुछ कह रही थी, लेकिन सामने जब एविडेंस कचहरी के सामने आ रहा है तो उस पर क्या डाउट करोगे आप? और कचहरी उस एविडेंस को देख के फैसले कर रही है, देख के जमानत दे रही है या देख के नहीं दे रही, लेकिन सबूत जितने भी थे, याद रखना, तफ्तीशी अफसर की जो जवाबदेही है ना कचहरी पर है। सीनियर अफसर के बाद में जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जी वो जी। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और अफसर को एक ही डर होता है कि अगर मैं सबूत ना दे पाया सही सही जो कि कचहरी भी विश्वास करे, तो मुझे अपना ऑर्डर नहीं मिल सकता।
तो वो उस तरीके के सबूत देता है और पेपर्स और डॉक्यूमेंट देता है जो कि कचहरी उस पर विश्वास कर सके, नहीं तो डिस्चार्ज कर देगा, नहीं तो उसको धाड़ मार के कहते हुए ये क्या लेकर आया। सो इसलिए जो हम लोग वो पढ़ रहे थे, मेरे जैसा व्यक्ति, कचहरी के सामने क्या है, कचहरी की स्टेटमेंट क्या है, कचहरी इवेलुएट क्या कर रहा है। तो कोर्ट पे को तो आप विश्वास करोगे ना, कोर्ट तो ना लेफ्ट है ना राइट है, कोर्ट तो उसको भी आगे जवाब देगी हायर कोर्ट्स में। एवरी कोर्ट इज अकाउंटेबल टू द नेक्स्ट हायर कोर्ट, और जो भी फैसला वो देंगे उसका भी एक एक लफ्ज ऑडिटेबल है उसका नेक्स्ट कोर्ट से। बिल्कुल तो सही। इसलिए मैजिस्ट्रेट भी किसी का साइड लिए बिना जो पेपर्स उसके सामने हैं उसी बेसिस पे करता है। तो वो पेपर्स तो नहीं क्रिएट हुए ना, पेपर्स उन्होंने देखे। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो इधर उधर की अफवाह में नहीं जा रहे थे, हम लोग वो देख रहे थे जो कचहरी के सामने पेपर्स रखे गए और कचहरी ने क्या इवेलुएट किया और कचहरी ने फिर उसके बाद फैसला कर दिया। मतलब आरोपी तो माना है और अब प्रोसिक्यूशन भी हो ही रहा है। बिल्कुल, उसके बिना नहीं, बेल्स बेल चाहे बेल मिल जाए या नहीं है, एविडेंस बिफोर द कोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो एविडेंस पर कन्विक्शन होती है या नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन एविडेंस तो आया, तो वो एविडेंस में कन्विक्टेबल है, पूरा नहीं है कन्विक्शन के लिए, लेकिन हुआ तो गलती तो हुई, गलती हुई सामने नजर आने लग गई थी जब जब मामला कचहरियों में गया। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, समय समय पर ऐसे ही आपसे बात करेंगे। आपसे बात करना, आपसे जुड़ना हमेशा मेरे लिए प्रेरणादायक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खुल के बात करने के लिए।